नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आईनेक्स क्रैकिंग करियर कोड वर्चुअल कॉन्क्लेव 2021 पर इन एसोसिएशन विद अमृता विश्व विद्यापीठम। दोस्तों, इस कॉन्क्लेव में एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन करियर प्लानिंग के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते एंड बदलते ट्रेंड को लेकर, जिसने फिलहाल हम सभी की लाइफ को बदल कर रख दिया है। ऐसे में अगर बात करें 5G ऑटोमेशन या रोबोटिक्स की, तो इन्होंने लोगों की नॉर्मल लाइफ और जॉब मार्केट के साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को टच किया है, और वो है हमारे इंजीनियर्स एंड एक्सपेक्टेड इंजीनियर्स। नो डाउट कि ऑटोमेशन, 5G एंड रोबोटिक्स के फील्ड में टेक्नोलॉजी के आए बूम ने हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडीज को पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट बना दिया है। सो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के जुड़ने से हमारे स्टूडेंट्स के सामने अब उनकी करियर प्लानिंग या स्टडीज को लेकर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है या उससे जुड़े किसी भी तरह के सवाल हैं, तो उनका सॉल्यूशन मिलेगा आज उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन फील्ड की मोस्ट रिप्यूटेड पर्सनालिटीज के जरिए, जिनमें शामिल हैं अमृता विश्व विद्यापीठम से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर राजेश कन्नन मेघालिंगम। राजेश सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। एंड राजेश सर के साथ मैं स्वागत करूंगी इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज की फाउंडर, डायरेक्टर, एजुकेशनिस्ट एंड करियर काउंसलर डॉक्टर अमृता दास जी का। मैम, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। एंड आप दोनों के साथ मैं अब स्वागत करूंगी आगरा से SGI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रोफेसर VK शर्मा जी का। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। नमस्कार, थैंक यू एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर। एंड अपने एक्सपर्ट्स के साथ अब मैं स्वागत करूंगी अपने व्यूअर्स का भी, जो हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं। एंड रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूअर्स से कि हमारे इस 1 घंटे की टाइम लिमिटेशन के अंदर आपके पास मौका है हमारे इस टॉपिक से जुड़े बहुत ढेर सारे सवालों के जवाब जानने का। सो अपने सवालों को जल्दी जल्दी हमारे साथ शेयर करते रहिए ताकि हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब दे सके। और अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर अमृता दास जी से। मैम, आज टेक्नोलॉजी में आए रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, और इसी के साथ बदल दिया है उससे जुड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी। सो हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स खुद को उसके अकॉर्डिंग किस तरह से बदलें, अपने स्टडीज के तरीकों को कैसे बदलें, इसके बारे में हमें गाइड करें प्लीज। ये बहुत अहम सवाल है, और हम सबसे पहले आप सबका स्वागत करेंगे व्यूअर्स कि आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन से जुड़े हैं, और आज आपको आगे के लिए फ्यूचर रेडी होने के लिए कई टिप्पणी मिलेगी, तो ध्यान से सुने। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, 21वीं शताब्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शताब्दी है। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। डिजिटलाइजेशन सभी क्षेत्र को ड्राइव कर रहा है। तो जो 100 साल में परिवर्तन आए थे 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में, वो हमने पिछले 10 सालों में देखा है। इतनी तेज रफ्तार से हमारी दुनिया बदल रही है। अब सब फील्ड्स के सामने स्मार्ट शब्द जोड़ दिया गया है। स्मार्ट मीन्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो स्मार्टफोन, स्मार्ट होम, स्मार्ट ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, सभी चीज आप देखें तो वो डिजिटलाइजेशन हो रही है। और डिजिटलाइजेशन मैनेजमेंट में भी है, इंजीनियरिंग तो में है ही है, बट मैनेजमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन के फील्ड में तो बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन आया कोविड के बाद। तो इसके लिए तैयारी, एक अलग अप्रोच तैयारी के लिए हमें लेना होगा। हमें पहले समझना होगा कि वाकई में ये चेंजेस किस प्रकार के हैं। तो हम आपसे एक शब्द शेयर करना चाहेंगे जिसको हम कहते हैं डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन जब होता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर लेती है, और पुरानी टेक्नोलॉजी फिर नहीं रहती है। तो सबसे पहले डिसरप्शन को समझते हुए हमें अपने
ज्ञान को, स्किल्स को और टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है। जैसे कि अगर आप ये मोबाइल फोन देखें, मोबाइल स्मार्टफोन ने कैमरा को डिस्प्लेस कर लिया है, टाइपराइटर्स को, कंप्यूटर्स को, अब सभी प्रकार के कार्य एक छोटे से डिजिटलाइज्ड मोबाइल स्मार्टफोन से हम करते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड है। इसी तरह जितने हम आगे अभिनवीकरण और इनोवेशंस देखेंगे, हम देखेंगे कि उसमें नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए फीचर्स आ रहे हैं। अब स्मार्ट वॉच में लेटेस्ट है कि अगर आप स्मार्ट वॉच पहने तो आप ब्लड प्रेशर जान पाएंगे, यदि आपका हार्ट अटैक हो रहा है वो भी सूचना अस्पताल तक पहुंच जाएगी। तो हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, सभी फील्ड में आ रहा है। और जब हम देखें जो 5G अब आ रहा है, उससे कनेक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो इसको देखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में एक स्टडी की, उसका नाम है फ्यूचर कंप्यूटेड, और माइक्रोसॉफ्ट में स्पष्ट कर दिया है कि एवरी स्टूडेंट और प्रोफेशनल ऑफ टेक्नोलॉजी will have to understand some social science and humanities, and every student of humanities and social science will have to understand technology. इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी ने जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स के जो स्ट्रीम्स थे उसको बिल्कुल हटा दिया है। देयर इज नो स्ट्रीमिंग नाउ, सभी सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट हो गए। तो हम लोगों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय भी कुछ ध्यान देना होगा इकोनॉमिक्स की ओर, साइकोलॉजी की ओर, सोशियोलॉजी की ओर, तभी हम एक बहुत ही प्रिपेयर्ड और बेहतर प्रोफेशनल बनेंगे अपनी फील्ड में। केवल अगर हम टेक्नोलॉजी तक सीमित रखें अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को, तो हम बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। तो वी हैव टू लीड द चेंज। सो स्टेम के बारे में बहुत चर्चा होती थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। अब स्टेम से हम स्टीम पे आ गए हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ। तो एक ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि सभी को आज टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज का ज्ञान होना होगा। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अपने बढ़ाने होंगे, जैसे कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटी, क्रिएटिविटी, दायरे से बाहर सोचना। कहा जाता है कि अगले 10 सालों में 85% ऐसे स्पेशलाइजेशंस होंगे जिनके बारे में आज हमें जानकारी नहीं है। तो इस एक बहुत ही अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हम तैयारी कैसे करें? हम तैयारी करें बाय बीइंग परफेक्ट इन द नॉलेज ऑफ टुडे एंड लुकिंग एट आगे चल के हमें और क्या अब सीखना है, अपनाना है, और बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। बस हम कॉन्स्टेंटली नए नॉलेज को अपनाते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से डेवलप होंगे। और साथ में internships बहुत जरूरी है, getting to know the marketplace. So a university that gives you opportunities for internship is the place to go to. A university which gives you the latest cutting edge technology is the place to go to. पहले जब इंजीनियरिंग की बात होती थी तो वहां पे भी कंपार्टमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, मैकेनिकल का अलग, कम्युनिकेशन अलग। अब सब इंटीग्रेट हो गए। मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान अपनाना होगा। तो जो बेसिक डिजिटल नॉलेज है वो सबको अपनाना चाहिए। और कई कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन, मशीन लर्निंग फॉर एवरीवन। सो ये हम बताना चाहेंगे, अपग्रेड योर नॉलेज, upgrade your skills, and pick up the latest trends, then you will be future ready.
interdisciplinary studies are very important क्योंकि एक convergence आया है of the biological world, of the physical world, with the digital world, and the world of social science and humanities. So high touch, human touch, personal touch should go before high tech. So high touch with high tech, जहाँ पे आप सहानुभूति दिखाएं, लोगों को समझें, और इंटरैक्शन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे चल के सभी प्रयासों में कामयाब होंगे. तो ये मेरा कहना है about how to keep yourself updated with technology, how to lead the change. थैंक यू सो मच मैम. अब क्योंकि हम लोग स्टेम से स्टीम की तरफ आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. अमृता मैम ने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करा. मैम, इस बीच आपने जो एक पर्टिकुलर नाम लिया, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, आपने हालांकि उसके बारे में अपनी बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो क्या हो सकता है, बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को अलग से जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट. तो प्लीज़ हमारे उन स्टूडेंट्स को शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट. सो मल्टीडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ साथ यदि आप हिस्ट्री पढ़ें तो एक नया फील्ड आया है जिसका नाम है क्लियोडायनामिक्स. अब क्लियोडायनामिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप फ्यूचर ट्रेंड्स को और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर. और एक बहुत ही वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स फ्यूचर को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? हम जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट अगर आप उसमें मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स ले आए तब आप प्रिडिक्शंस और एक्यूरेटली कर पाएंगे, और आपके पास एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी शामिल हो जाएगा. इसी तरह अगर आप साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस पढ़ें तो आप रोबोट्स को ह्यूमनाइज कर पाएंगे. साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ें तो एक नई फील्ड आई है जिसको कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल फाइनेंस. तो कई सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से नए स्पेशलाइजेशंस आ रहे हैं जो कि बिल्कुल अनयूजुअल हैं. हमारे अभी एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ी. पढ़ने के बाद उनको कैम्ब्रिज में एक फुल स्कॉलरशिप मिला है टू डू द मास्टर्स इन अ वेरी न्यू प्रोग्राम विच इज कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ साइंस. अब अगर आप साइंस को समझेंगे फ्रॉम इट्स इंसेप्शन तो फिर आगे चल के आप इनोवेट कर पाएंगे और नई डिस्कवरीज आप ला पाएंगे. तो बायोलॉजी को आप अगर फिजिक्स से जोड़ें, मैथ से जोड़ें, देन देयर इज बायोटेक्नोलॉजी, biomedical engineering. So lot of combinations are there of different subjects, and each combination is resulting in new specializations. थैंक यू सो मच मैम. सो हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जो अमृता मैम ने बहुत अच्छी तरह से उसको क्लियर कर एक्सप्लेन करा है कि बहुत सारे हमें अब सिर्फ एक सब्जेक्ट की और सिर्फ उसी को पढ़कर आगे नहीं बढ़ना है, कई सब्जेक्ट्स के कॉम्बो लेकर हमको आगे बढ़ना है और बहुत ढेर सारे नए चेंजेस के साथ आगे बढ़ते जाना है. थैंक यू सो मच मैम. एक चीज और जल्दी से जोड़ देते हैं. मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है एंड यू आर वेरी गुड एट कंप्यूटर साइंस और एनी टेक्नोलॉजी, फिर आप लॉ करना चाहते हैं. सो साइबर लॉ इज अ स्पेशलाइजेशन. आपने बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके साथ आप लॉ जोड़े तो there's genetics law is a specialization. So there is no end to combinations leading to specializations and connecting the dots. So आने वाले समय में ढेरों नए स्पेशलाइजेशंस हमारे स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हैं. वो स्पेशलाइजेशंस जिनके बारे में अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. उन स्पेशलाइजेशंस के लिए अगर खुद को तैयार करना है तो अभी से हमें अपनी जो सोच का क्राइटेरिया है उसको बढ़ा के आगे बढ़ना होगा. थैंक यू सो मच मैम. एंड अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पूछते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश कन्नन सर से. And for Rajesh sir, I will have to share my question in English because of very little bit language issue. So sir, here is our next question for you. And our viewers want to know that what are the new other developing trends or options
today in the market connected with technology, in which students can find their better career? Yeah, that's a very good question. Thank you, Ms. Ruchi. Ji. And I welcome all the students. I'm really happy to meet because I'm a teacher. So I'm eagerly waiting to meet all my students. So apart from all this artificial intelligence, that 5G that Dr. Amrita Das mentioned, we have a very specific, which is very recent technology, IoT, robotics, and automation. IoT, you all know that now everything, right? Any tiny electronic equipment you see, it can all be connected through internet, right? As students, you might know that you can connect your mobile phone to internet, but do you know that you can connect your fan to internet? Do you know that you can connect your light to internet? Through IoT, that is Internet of Things, you can network anything in this world, and the entire world of things, anything can be networked. That means that can be connected, right? So here we have to look at two things. One is connectivity. For that, we need a internet, a communication medium, and another one is a device to connect to this medium, right? So one example that I would quote in this case is that I am also a director of the humanitarian technology labs that focuses on developing multiple projects for the social cause. And one of the project that we built recently is IoT based crop protection system called Suraksha. And we installed this in the Andhra Pradesh in a village called Sitarampur in Ongole district. And the speciality of this project is this is entirely executed by the bachelor students. And they were so happy when we installed this crop protection system because this protects both the crops and the animals. The farmers, what they do is in order to save the crops from the attacks from the animals, they follow unconventional way, and they end up killing the animals. They save the crop, but they end up killing the animals. And this IoT based device can save both, can save animals as well as crops. So the IoT market is a multi-billion market. It's even going to reach $1 trillion in few years. The next technology that I want to talk about is the robotics. Right, robotics is another technology or a market that is very highly valued, about $27 billion. It's going to be, as of now, in 2020, it's $27 billion. And in 5 years, it is going to go up to $74 billion. And India is a very, very hot market for robotics. And it's multi-billion dollar. It's going to be multi-billion dollar in India in few years. So currently, people focus on several robots they are going to build in several areas. It can be for welding, it can be for packaging, it can be for assembling, it can be for painting, writing, bending, and whatnot. Like Dr. Amrita Das Madam mentioned about humanoid robots, right? So we develop at our humanitarian technology labs. The beauty of this lab is that most of the projects are executed by bachelor students, which has won recognition all over the world. Even they have participated in multiple competitions with these robots. So if you look at the multiple robots that we built, right, we are the first to build a self-driving, not car,
a self-driving wheelchair for physically handicapped people. You would all be crazy to know about a self-driving car. You might have seen in movies or some series, but we have built a self-driving wheelchair for the people with mobility issues who cannot walk because of some accident or some birth defect or some disease. And we are also the first to develop a unmanned robotic coconut tree climber and harvester. The robot can climb a coconut tree and harvest the coconuts, because in Kerala, where our campus is situated, we have a lot of issues with harvesting the coconuts. We have very few people to climb and harvest the coconuts. And also, those who climb, few of them end up in accidents. All these can be avoided with an unmanned robotic coconut tree climber and harvester. And apart from that, we have built multiple other robots, a robo called Chatek, a self-governing and multitasking home assistance robo. And we built Pariprexia, a search and rescue robo for disaster management. And for pandemic, we have built multiple robots. Prabha, ultraviolet room disinfection teleoperated robo. Bodhi, public surveillance and awareness robo. Annapurna, that can serve food in isolated wards for the patients. So human being need not go to meet the patients or come in touch with the COVID patients. So these are some of the things that we are working towards. And finally, I would like to talk about the automation. So automation is equally picking up in India, and whether you want it or not, there is definitely a shortage in skilled labor, and they are also aging. So people in India are looking to automate many areas in the industry. And in recent years, um, this is somewhat very interesting. Industrial automation, for example, if you want to say you are growing apples in Kashmir, right? So traditionally, conventionally, you go pluck the apples and then you carry it in baskets, and several people gather. You sort all the apples, and it takes quite some time, and you need a lot of people to do this work, particularly if you grow the apples in multiple acres. Now imagine the situation: you have an automation sorting machine. You just throw all the apples into the sorting machine. It's going to sort which apple is ripe, which is of good quality, which has some disease. All these things done automatically, and then you can do within a very short time. So automation is also picking up, and there are like academic wise, you can see that the Amrita, including Amrita, offering courses in robotics and automation. We have a master program. We are going to start a bachelor program in robotics and automation next year. So you can be the first to join the program that we are going to start. And there are several other universities also in India that has already started robotics and automation. So definitely this IoT, robotics and automation are picking really in a good way among the companies, the industries. And remember, whatever our Amrita Das madam has mentioned, the artificial intelligence, right, is an integrated part of this robotics and automation. And you cannot have a robotics and automation without artificial intelligence. So now you see that everything is coming together. And I think that that's all I have to say about your question. Thank you. थैंक यू so much, sir. And जैसा कि
राजेश सर ने बताया कि ऑटोमेशन के साथ हालांकि बहुत सारी चीजें अब आगे चेंज होंगी, बहुत सारी नौकरियां भी चली जाएंगी, लेकिन इसी चेंज को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी चेंज को अगर हमारे स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो आगे जाकर वो बहुत सारी नई चीजें कर पाएंगे। और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को लेकर अमृता विश्व विद्यापीठम में बहुत सारी नई फैसिलिटीज आगे उनके लिए एड ऑन की गई हैं, तो अमृता विश्व विद्यापीठम को ज्वाइन करके वो अपने लिए करियर की नई राहें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत इतनी अच्छी तरह से हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एंड अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर वीके शर्मा सर से। सर, आईटी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अभी जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, तो आईटी इंडस्ट्री में इस ऑटोमेशन ने जॉब के सिनेरियो को जिस तरह से बदला है, उसके अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट्स की इसको लेकर तैयारी का क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे स्टूडेंट्स को प्लीज गाइड करें सर। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज क्लियर है आपको? Oh yes, very nice question. जी Similarly, in IT or disruption, there are new avenues also opening up because through artificial intelligence, hello, जी IT सर में थोड़ा भी सा परिवर्तन आ रहा है ऑटोमेशन की वजह से। जी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, जी सर अभी क्लियर है, बिल्कुल आईटी क्लियर के है। फील्ड में भी ऑटोमेशन इज टेकिंग ओवर। ऑटोमेशन आईटी के फील्ड में भी आ रहा है और आईटी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से भी आ रहा है। जी द फर्स्ट इज, जैसे आईटी में कोडिंग का काम था पहले, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम था, या आईटीईएस सर्विसेज का काम था, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम था, ये सब अब ऑटोमेट होता जा रहा है। वेरी सून द डिमांड फॉर कोडर्स इज गोइंग टू गो डाउन वेरी ड्रास्टिकली because all the coding work is getting highly automated. Already ITES industry में जितना calling का था, customer interface का काम था, there are chatbots available, there are voice bots available, they are being used increasingly. So the number of people, number of hands needed would go down quite substantially. Same applies to other fields of IT. And this is essentially because of the new technologies that are coming in, as already said by the previous two speakers. Artificial intelligence, machine learning, deep learning, and data science and data analytics. These are the major areas which are replacing the current application areas one by one slowly. तो ये सिनेरियो है, जॉब्स इसमें घटेंगे, जो रेपिटेटिव टाइप के जॉब्स होंगे वो ज्यादा घटेंगे, लेकिन जॉब्स के घटने का सिनेरियो इतना ब्लीक नहीं है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग आल्सो। इनमें जॉब्स घटेंगे। Estimated है कि इंडिया में अभी 4 million people are engaged in the IT industry as of now, and maybe over the next 5-6 years about 12 to 13 lakhs, about 1.3 million would be rendered surplus. But one single field, that is data science, data analytics, big data analytics, and related fields will generate close to 2 million new employments over the next 5 to 6 years. So one single field will create more employment than we are going to lose. There are other fields like artificial intelligence, there is machine learning, there is cyber security, because as the complexity goes on, the security problems will increase. Cyber security, there are blockchain applications and softwares for banks and financial dealings, and IIoT, what Mr. Rajesh Kannan said, that now everything can be networked, whether it is a fan, it is an automobile, it's a door opening gadget system, it's a washing machine. This is Internet of Things. The same principle is now being applied to industry, and we call it IIoT, Industrial Internet of Things, where all the machines that are being used, what have we said in terms of robotics, the word now is one step ahead of robotics. These are called as cyber physical systems. There is a machine which produces a part. Right now it is programmed by a CNC program, and it produces those parts repetitively. But the loading, unloading, handling, sorting out, inspection, checking, this is not yet automated. But when it becomes a complete cyber physical system, the physical part of it is the machine which is making, the cyber part of it, or the digital part of it, or the computerization part of it, will control the entire system in a manner. The loading is automatic, the
machining is automated, the output is checked on the machine itself and corrected itself, and then it is downloaded and sent to the next machine, and again it processes. So the entire companies are not going to require that kind of manpower as is needed today. So many hands will be rendered surplus. But as I said, in the case of this thing, creating these systems itself requires a much higher level of digital awareness, technological level, and India is going to be at the forefront of developing this technology, which is what Amrita Madam said as industry version 4.0. Industry version 4.0 is what cyber physical systems are. तो ये सब IT based होगा. What we are learning in artificial intelligence, what we are learning in different programming techniques, this is what will be used for producing machines driven by complete computerization. And the day is not very far off, because we may or may not want it. What is happening right now in India is that a huge number of companies are shifting from China, which is the manufacturing hub of the world as of today, into other countries where labor is cheap, where infrastructure is there, where skilled people are available, where technological support is available, where infrastructure is available. So India has a huge internal market, native market, and these companies would prefer to come to India. They're going to Vietnam, they're going to Indonesia, they're going to Thailand, they're going to Malaysia, but the most preferred destination is India. So huge investment is flowing in, and these companies for manufacturing purposes are investing. Previously, people were investing in services where the investment is less, and we grew very good in services. लेकिन अब ये जो investment आ रहा है manufacturing में आ रहा है, और इनकी manufacturing technologies are on the verge of industry 4.0. So you are going to need people who will operate these systems, who will automate these systems, who will maintain these systems, who will use these systems, who will take care of these systems. Manual labor may reduce in certain areas, but an equivalent number of jobs will be created at a much higher level. So this is another field where there is going to be growth for IT people. There is going to be growth in cybersecurity, because as more and more IT gets employed, more complexity is generated, and you need cybersecurity experts. You need IIoT experts. You need data science and data analytics experts and big data analytics experts. You need new programming languages. You need IIoT experts. And this is going to be a mixed issue. Mechanical engineer with an IT expert together can develop a cyber physical system. One of them cannot do it alone. So this is how IT job profiles are going to change, but more employment will be generated, as is clear from the forecast of the next thing, that another 4 million jobs over the next 10 years will get generated in the IT field, whereas about 2.5 million people will be rendered surplus. So the whole game, मूल मंत्र जो अमिता जी ने कहा, अमृता जी ने, upgrade and upskill. Go where the action is. जहां पर काम मिलेगा, जहां पर ग्रोथ होगी, जहां पर एक्शन होगा, वहां जाइए, वो स्किल्स सीखिए, उसमें अपने को आगे बढ़ाइए. And if you can upgrade and upskill, you don't have anything to fear. That is the situation. The situation is not bleak, the situation is bright, but we have to develop that level of technology, and we have to develop that level of competence to handle these issues, to produce these technologies, to use these technologies, to sell these technologies, to sell products, processing units based on these new technologies. This is the situation currently. So the situation in IT continues to be bright, will become brighter for other core branches as well as these cyber physical systems start getting introduced. This is the brief scenario. Thank you so Over much, to sir. you. थैंक यू सो मच सर. सो अपग्रेड योर स्किल्स, हमें ये मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ना होगा. हमारे स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि ठीक है, ऑटोमेशन के साथ आगे जो हमारी हमारी जो जॉब्स होंगी वो कम होंगी, लेकिन और जो उसके एवज में जॉब्स बढ़ेंगी, उसके लिए अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस. एंड अब क्योंकि हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, सो मैं उनको भी इंक्लूड करना चाहूंगी. एंड प्रोफेसर वीके शर्मा सर से ही पूछूंगी. अभिषेक चंद्रा जी हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो उनका क्वेश्चन है कि इज इट एसेंशियल टू अंडरगो डाटा साइंस कोर्स अलोंग विद मशीन लर्निंग?
सर अभिषेक चंद्रा जी जानना चाहते हैं। देखिए, you have to choose your area of operation. At the educational level, very intensive specialization is sometimes harmful. You complete a basic course in computer science with majors, and that combination of majors will tell you for which fields you are preparing yourself, right? So data science has a lot to do with artificial intelligence. All the processing softwares are based on artificial intelligence itself. So if you want to develop those softwares, you need to have artificial intelligence to support you to develop those softwares for handling, compressing data, for drawing conclusions and all that. If you simply want to learn the usage of softwares, the application of data science softwares, that's a different field where this kind of artificial intelligence knowledge may not be required, or to that extent that you can develop softwares, but the application part would differ using data science softwares that are there to compress the data, to segregate the data, to make sense out of the data, to draw conclusions. This is software based. You will have to get trained in those software areas which are specifically tailored and addressed to the data science field. If the courses are not available within your university, you can go to so many learning platforms available today: Coursera, NPTEL by Government of India, Simply Learn, Upgrade, and develop and get certifications to suit your requirement along with what your college is giving to you, plus these added certifications. You become a complete package, and then you can say, this broad area I can handle. Aim at a broad area initially, and when you get it, what your industry demands from you, what your job role demands from you. If you find out a very narrow job role, well, fitting into the industry and getting started may take more time till a specialized vacancy comes in. So you have a chosen area of data science, fine, go ahead. There'll be a variety of jobs, and depending on the job role you are getting and you get selected for, develop more. It is a continuous learning challenge. Okay, thank you so much, sir. Right. So this Hoping is how कि students have to plan and. जी थैंक यू सो मच सर. होपिंग कि अभिषेक चंद्रा जी को अपने क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि सर के साथ थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो आवाज भी रिपीट कर रही है. दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन. कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड अमृता मैम शायद कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं इसमें. मैम, हम यही स्ट्रेस करना चाह रहे थे कि जो पढ़ाई का जो हमारा अप्रोच है, जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने कहा, देयर हैज टू बी उसमें डेप्थ ऑफ नॉलेज अलॉन्ग विद ब्रेथ ऑफ नॉलेज. सबसे पहले ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, अ बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दैट वन नीड्स टू नो. और उसके बाद द डेप्थ ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हम स्पेशलाइज करेंगे. अब क्योंकि इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए सबसे सही क्या रहेगा. तो इसमें थोड़ा बहुत हमें स्वयं की जानकारी लेनी चाहिए. हमारे इंटरेस्ट क्या है, अभिरुचि, स्ट्रेंथ्स, किस में हम अच्छे हैं, हमारा पैशन क्या है, क्या हम बिल्कुल जुट के कर सकते हैं और हमें करने में मज़ा आता है. तो इसके लिए थोड़ा सेल्फ टेस्ट करें. और एक फ्री ऐप है ICS करियर GPS, जिसमें आप डीप डाइव भी कर सकते हैं. ICS करियर GPS को डाउनलोड करें, उसमें आपको ये सब जानकारी मिलेगी. सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी कि आपके लिए सूटेबल कौन सा फील्ड रहेगा. इसके साथ साथ कोविड ने हमें सिखाया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, फिटेस्ट प्लस क्विकेस्ट. जैसे कि प्रोफेसर राजेश और प्रोफेसर शर्मा ने बताया, हम लोगों को ट्रैक्स बहुत जल्दी शिफ्ट करने हैं. जो चेंजेस आ रहे हैं उनको समझना है. प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का शीर्षक दिया, बिकॉज इट इज ऑल एनकम्पसिंग. And within this, there are many super specializations. So we have to see which will be best for us. और tracks को जल्दी shift करें
without delay so that we are not left behind. एंड इसका एक नया टर्म आया है वर्ल्ड में जो मार्केट प्लेस में जिसका इस्तेमाल होता है, इट इज कॉल्ड पिवटिंग. बहुत जल्दी पिवट करना है, बहुत जल्दी चेंज करना है. सो रिमेंबर द वर्ड डिसरप्शंस एंड पिवट. जल्दी से चेंज करिए. और जैसे कि दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया, अपग्रेड योर नॉलेज. बहुत सा नॉलेज अवेलेबल है ऑन कोर्सेरा, on many free university websites. IIT के courses हैं, MIT Massachusetts Institute of Technology के courses हैं, available for free. तो सोच समझ के पिकअप करिए. जनरेशन Z आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप बहुत जल्दी सब कुछ ग्रास्प कर लेते हैं, और दिस इज इंडिया स्ट्रेंथ. जबकि 500 मिलियन इंडियंस आर बिलो द एज ऑफ 25. तो जो अब टेक्नोलॉजी आ रही है, आप बहुत जल्दी उसको अपना पाएंगे. तो कंटिन्यू टू बिल्ड योर नॉलेज. एंड एक और हम आपको टिप देंगे. कहा जाता है इट्स इम्पोर्टेंट टू वेरी क्विकली अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न. एक ये साइकिल है, अनलर्न, लर्न, रीलर्न. तो कॉन्स्टेंट साइकिल ऑफ लर्निंग, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, बिल्डिंग अप योर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. आपके पास ज्ञान होगा, सर्टिफिकेट्स होंगे, आप टॉपर होंगे. But if you don't have the essential communication skills, written and spoken, people skills, and along with that, technology skills, creativity, you will not be able to keep in touch. So please take a very holistic approach of developing yourself. और साथ में look after your health. Do time management. Eat nutritious food. Sleep at least 8 hours a day. Self-care is very important for your future success. थैंक यू सो मच मैम. सो जो व्यूवर्स हमको सुन रहे हैं उनके लिए मैम ने जो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के साथ सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट की थ्योरी लेकर हम लोग को आगे बढ़ना होगा. जल्दी जो चेंजेस हम लोग के साथ आ रहे हैं उनको ग्रास्प करना होगा. सो अभिषेक चंद्रा जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. उनका थैंक्स भी आया है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए. थैंक यू हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद. एंड अपने इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन जो है वो अब आगे बढ़ चुका है. और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे राजेश सर से. नाउ वी कम टू राजेश सर. सर, नाउ वी वांट टू आस्क यू, yeah sir, as according to today's trend, students having interest in robotics can now select it separately as a course. They can do the masters in the robotics. Now the question raises that for its preparation, what should be the criteria which students can follow for get success in this field? Please. Yeah, thank you very much for the question. It's really a good question. I think that many students are eagerly waiting to know more about getting into robotics. Yeah. So there are bachelor level programs as well as master level programs offered in robotics. So students in schools definitely dreaming about robots, building something, walking and picking up something and all these things. They might be really looking forward to studying, because nowadays even movies we see the robots are becoming part of some good movies. Somehow or other they want to bring in technology, particularly the robot, into the movies, because people are so crazy about these robots which can do many things or imitate the human beings, right? So when students dream about, right, how to get into this program and what should I do and all these things, what I would suggest is that you can start robotics at home, right? So I would bring in a new term called robo at home, right? You can build simple robots at very low cost. I will tell how and why you should do that. Because 10 years back, we are working on robotics for almost 1.5 decades now. I know what the situation was 10 years before and 5 years before and what the situation now. 10 years before, I would never give this suggestion. What is this? You cannot build robo at home because the components, even the very simple sensors that you need to
build or for building a robo, they are very costly. They are not available online as they are now. You have to import from outside some of the sophisticated sensors, and huge, you have to spend a huge money, right? And that is why 10 years before, you know what students were building? Students were building only line following robo, right? So that is the only thing they can do. Now, before 5 years, like after 5 years, that is around 2015, many things changed. We got like the robotic components, whatever robo we want to build with whatever sensors or actuators. Actuators means motors that move the robots. Sensors, they give eyes to the camera. They give sensing to the robot, right? They can sense without seeing, right? So that is all part of robotics. So they can so such sophisticated components, they all now available at a very 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 cheap price. That started 5 years back, and at that time only engineering students can do something with that. But now I see more and more school students getting into robotics through competitions. There are exclusive contests or competitions, robotic competitions organized by well-known robo agencies, right, in India as well as in foreign countries, where students can buy a kit, build a robo, write a program, and take it for a competition. And that's one place, right, where students will be very much interested to learn or develop some skills before getting into robotics. Another one is students can join as a community, right? Anybody in a local community can take up a charge. 2 or 3 students can, among classmates, they can join together and then work on robotics. Or a professional can offer a service as volunteering, can gather many teams of students and then guide them. Even if nothing is possible, even you cannot go for a competition, you cannot buy anything to build a robo, you there is nobody to help you, you don't need to worry, because now how to build a simple robo to how to build a complicated humanoid robo, all those things are available in YouTube, right? I would definitely suggest you to go through some of these YouTube or some other videos, right? Video presentations. Experts have explained how to build simple robo, how to build a complex robo, right? So you can go through, you can at least watch them and get an idea. And when right opportunity comes, you can definitely build them. So these are some of the things that the students can equip themselves with, right, before they can go for the robotics program in bachelor's or in master's. थैंक यू सो मच राजेश सर. अमृता मैम कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं इसमें, मैम प्लीज. बहुत बढ़िया बोला राजेश सर में. इसको हम कहते हैं पावर ऑफ नाउ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, आपको 4-5-6 साल नहीं रुकना है. आप आज इन्वेंटर बन सकते हैं, रोबोटिक्स के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, गेम टेक्नोलॉजी, गेम डिज़ाइन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर राजेश ने और डॉक्टर शर्मा ने बताया, आपके पास वो टेक्नोलॉजीज हैं, नॉकडाउन किट्स हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं. सो टेक्नोलॉजी हैज कम टू द हाउस. जैसे कि 3D टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी में यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम अ ग्लास टू अ बिल्डिंग. So technology is coming closer home. So what will be the distinguishing feature for your future success is कि आप अपने नॉलेज को एक दूसरे लेवल तक कैसे ले जाएंगे. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बहुत आवश्यक है. आपको इनोवेट करना है, आपको सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे फिर क्या. जैसे कि एक स्टूडेंट थी अदिति सिंह, साइंस की भी स्टूडेंट नहीं थी, मगर उनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था. ऑनलाइन जाके उन्होंने साइबर सिक्योरिटी इत्यादि सीखा, एंड शी बिकम अ फेमस बग बाउंटी हंटर.
उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोग्राम में एक बग डिस्कवर किया एंड शी गॉट 22 लाख रुपीस. So everybody who is interested in computers can presently become a bug bounty hunter, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इंस्टीट्यूट में हो. तो हम बताना चाह रहे हैं कि you don't have to wait for tomorrow. It is the power of now. Use technology to make a name for yourself now. Be in your school, college, university to get that experience, to interact with great professors. But just realize you can be the specialist today. थैंक यू सो मच मैम. सो राजेश सर ने इजी से ये इजीएस्ट वे बताए हैं कि रोबोटिक्स की फील्ड में अगर हमारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से स्टार्टिंग करें. बहुत इजी है, अपने घर से स्टार्टिंग कर सकते हैं और जिस तरह से राजेश सर ने बताया कि उनको फॉलो कर सकते हैं, नम्रता मैम ने भी उसको आगे बढ़ाया कि क्रिएटिविटी को अपने रोक के नहीं रखना है. ये आज का समय है, आज ही अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाइए और उसको निखारिए. थैंक यू सो मच हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का. एंड अब मैं अपने एक और व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहूंगी एंड वांट्स टू आस्क दिस क्वेश्चन टू राजेश सर. सर, here is our one viewer wants to ask that how many types of new jobs can be generated with implementation of the automation in each career field? Please explain. Okay, yeah, that is a very complex question, right? There are many questions in a single question. Anyhow, I'm happy students are able to ask such questions, right? So I can see how much they are already equipped with, and they might know. It's no wonder they might know more than what I know, right? So the question is really framed well, right? So automation, if you look at that, it's a multidisciplinary field, right? Professor Sharma ji mentioned, and Professor Amrita Das, they all mention about multidisciplinary, right? So it is a multidisciplinary area, and every field has something or other for a job in that. For example, right, I can tell it's the areas, right? It can be in the hardware, it can be in the software, it can be the human machine interface, it can be in the sensors, it can be service, right? And when you look at end user, right, where these automation companies make some products, it can be in aerospace, electrical, electronics, banking, insurance, automobile, cyber security. Everybody talking about cyber security, telecommunication, energy, healthcare, right? So it's a multidisciplinary area, automation, and you have job, right? Even if you are a social science background, you can definitely find some job in automation, right? Because there are social robotics, right? So this is right. People now come up with a concept called social robotics. Then the robot that can express right emotions, right? Such kind of robots are used for therapy in healthcare for treating some diseases, right? So that means you need a multidisciplinary colloquium of all the engineers, art and science graduates coming together. Then only it's complete. Otherwise, it's like only one particular area. For example, you are doing exercise only to your arm, and your arm muscles you build. What about the rest of the body? You cannot ignore, right? So similarly, automation is a multidisciplinary field, and any discipline cannot be ignored. People should give equal importance to all the fields. And my answer is any discipline, you have something for you in automation. Thank you so much, sir. Thank you so much for explaining the things in such a very easiest manner. Thank you so much. एंड अपने इन व्यूवर्स से मैं बताना चाहूँगी कि ऑटोमेशन से रिलेटेड करियर फील्ड का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका होपिंग कि उनको जवाब मिल गया होगा बहुत अच्छी तरह से. और इसके बारे में अगर और गहराई से जानना चाहें तो हमारे इस वेबिनार को
यूट्यूब लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और हमारे वीके शर्मा सर ने भी इसके बारे में पहले बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है, तो उनसे भी अपने इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। एंड क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, बट अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो अभी हम वीके शर्मा सर से अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अगला। सर, जिस टेक्नोलॉजी की अभी हम लोग इतनी ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ती हुई दुनिया के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स सही राह चुने, उस राह पर पूरे परफेक्शन के साथ आगे बढ़ सके, इस बात की जिम्मेदारी सबसे पहले फैकल्टीज की बनती है। सो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ जाना कि उनको किस तरह से चेंज होना है, बट इस चेंजमेंट के साथ अब हमारी फैकल्टीज को किस तरह से चेंज होना है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि वो ही उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जैसा सिखाएंगे स्टूडेंट्स वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो हमारी फैकल्टीज को अब खुद को किस तरह से तैयार करना चाहिए, प्लीज बताएं इसके बारे में। Yes, part of the question I could not hear because of internet problem, but I could make full sense of what you said. तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि the faculty themselves, no, I have understood कि faculty को कैसे prepare करना है so that they can guide the students and transmit the knowledge, right? हाँ जी sir. So first of all, the faculty themselves have to themselves upgrade, and 5 साल बाद वो knowledge या technology engineering colleges में या universities में पहुंच पाती है, क्योंकि faculty को upgrade होने में time लगता है। तो इसके लिए the faculty themselves have to be very keen and quick learners, and all universities are working right now for this. Like we have conducted training programs in our colleges for upgrading the faculty. 5 years back, we did not have a single expert on artificial intelligence or machine learning. Today, we have close to 60 people who have done at least minimum of 3 or 4 certifications. They can guide students. So the faculty has to upgrade, the universities have to come forward to provide them with courses, and through available resources, what we said, what is available for students, that is available for faculty also. Faculty being more mature, more experienced, can quickly grasp this. Through faculty development programs, through specially conducted NPTEL courses, through number of courses available online. Even industry people are grading themselves through these beautiful courses of Coursera or Upgrade or Simply Learn or Udemy and other so many hybrid platforms are available for guidance, where a lot of experienced people are sharing their experiences. So there is no dearth of available knowledge. You will get good guidance. The faculty, once they learn it and they transmit it to the student already has some initial learning from where he can launch himself and absorb more through these value-added courses. So it has to be a continuous process of learning. The faculty have to upgrade and upskill themselves through special faculty development programs, through Government of India is also taking a lot of initiatives. There are a lot of other platforms available where the technologies are now available for faculty to learn also. Then only they can guide. Unless they are themselves experts, they will not be able to guide. So first of all, they have to be good students in learning the new technologies, and then be capable of guiding the students and providing them the right information and guidance for moving forward. That's the way, by iteration, we keep moving forward and absorbing new technologies. So this is happening. Most of the universities have launched these courses now. Most of the universities have worked on very seriously on upgrading their faculty, and the process is going on and getting transmitted to even smaller colleges and universities. So we are quite aware in the academic circle that this needs to be done. It is the need of the hour, and most of the universities and colleges are working on it. Thank you sir. Thank you sir. And Amrita ma'am, आप कुछ add on करना चाह रही थी इसमें अभी? हाँ जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मैंडेटरी बना दिया है कि फैकल्टी अपग्रेडेशन होना है, जिसके लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेशन भी निकाला है। मैं इससे आगे बढ़ के मेरी एक ये राय है कि फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत ही आवश्यक हैं। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो इससे हमें बहुत सी नई जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि हम उन फैकल्टी से मिलेंगे जिन्होंने नए रिसर्च किए हैं,
व्यूज एक्सचेंज होंगे, तो फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे जोर लगाना चाहिए. दैट शुड बी डन इन अ बिग वे. बिल्कुल मैम, सही कहा आपने. एंड प्रोफेसर वीके शर्मा जी सर ने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारी फैकल्टीज है, वो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक्सपर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले जो चेंजेस हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग उनको आगे करियर में ग्रोथ देने के लिए उनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा. थैंक यू सो मच वीके शर्मा सर, एंड थैंक यू सो मच अमृता मैम, हमें हमारी फैकल्टीज़ के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए. एंड क्योंकि टाइम लिमिटेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी लिमिटेड है, सो टेक्नोलॉजी में आए रेवोल्यूशन के बाद ऑटोमेशन, आईओटी एंड रोबोटिक्स ने हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए जिस तरह से उनकी पढ़ाई का, उनकी तैयारी का क्राइटेरिया बदला है, उसी के साथ उनके लिए ढेरों नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोले हैं. उसी के अकॉर्डिंग अब फिलहाल की स्टडीज एंड प्रिपरेशन में जिस तरह से खुद को स्टूडेंट्स को ढालना है, उसे लेकर हमारे एक्सपर्ट्स ने इस लिमिटेड टाइम पीरियड में लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बहुत हेल्दी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. एंड इतनी ढेर सारी जानकारियों को हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स का बोलूंगी थैंक्स. थैंक यू सो मच प्रोफेसर वीके शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच अमृता मैम, आप Thank लोग you. अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडेंट्स को इतनी हेल्दी इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड जाने से पहले अमृता विश्वविद्यापीठम को भी बोलूंगी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कि उनके जरिए हम लोग आज इस वेबिनार में इकट्ठा हो सके हैं, अपने स्टूडेंट्स को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सके हैं. तो अमृता विश्वविद्यापीठम के लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स. एंड व्यूअर्स, आप सभी रखिए अपना ख्याल. मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय.